आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर गोता लगाने वाले हैं जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। हम बात कर रहे हैं एक्टीनियम की, एक ऐसा रेडियोधर्मी तत्व जिसे शुरुआत में सिर्फ एक अजीबोगरीब वैज्ञानिक पहेली माना जाता था, लेकिन आज ये मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा चमत्कार बन चुका है। रसायन विज्ञान के बिल्कुल खतरनाक कोनों से निकलकर मानव जीवन को बचाने तक का ये सफर सच में बेहद रोमांचक है। चलिए शुरू करते हैं। इस तत्व की सबसे खास बात ही इसे किसी भी आम धातु से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। मतलब अगर इसे अंधेरे में रखा जाए तो ये एक बहुत ही अजीब सी फीकी नीली रोशनी के साथ चमकता है ना कमाल। ये रहस्यमयी नीली चमक कोई जादू नहीं है, बल्कि ये इसकी अत्यधिक तीव्र रेडियोधर्मिता यानी इसके भयंकर रेडिएशन का नतीजा है। इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि यह धातु अपने आसपास मौजूद हवा को सीधे आयोनाइज कर देती है और उसी से पैदा होती है ये डरावनी लेकिन खूबसूरत नीली आभा। तो आखिर ये मिलता कहाँ है? आइए पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बिल्कुल निचले हिस्से पर नजर डालते हैं। यहां पर तत्व नंबर 89 के रूप में एक्टीनियम अपना डेरा जमाए हुए है, और मजेदार बात यह है कि यहीं से पूरी की पूरी एक्टिनाइड श्रृंखला शुरू होती है। ये आवर्त सारणी का वो कोना है जहां भारी उथल-पुथल, अस्थिरता और बहुत ही ज्यादा रेडियोधर्मिता का पूरी तरह से राज चलता है। एक तरह से ये पीरियोडिक टेबल का डेंजर जोन है। अब इसके इस शानदार और ऊर्जा से भरे स्वभाव को देखते हुए इसका नाम भी एकदम सटीक रखा गया है। एक्टिनियम शब्द दरअसल प्राचीन यूनानी भाषा के शब्द एक्टीन्स या एक्टिनॉस से लिया गया है, और इसका सीधा सा मतलब होता है किरण यानी रे। और सच कहूं तो जब यह तत्व अपनी भयानक रेडिएशन ऊर्जा बाहर फेंकता है तो लगता है कि यह नाम इसकी अत्यधिक एक्टिव और विस्फोटक प्रकृति को बिल्कुल सही तरीके से बयान कर रहा है। लेकिन इसके चमकते हुए रूप के पीछे की कहानी, खैर वो काफी उलझी हुई और विवादों से भरी है। एक तरह का ऐतिहासिक ड्रामा कह सकते हैं इसे। हुआ यूं कि 1899 में मैरी और पियरे क्यूरी के मशहूर लैब में काम करने वाले एक रसायनज्ञ आंद्रे लुई डिबियर्न ने सबसे पहले इसे खोजने का दावा ठोक दिया। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। असल में 1902 में फ्रेडरिक ऑस्कर गीसल वो पहले इंसान थे जिन्होंने सचमुच इसे शुद्ध रूप में अलग किया था, और 1904 में उन्होंने ही इसे इमैनियम नाम भी दिया। लेकिन यहां पॉलिटिक्स हो गई। क्यूरी लैब के भारी रसूख और उस वक्त वैज्ञानिक समुदाय में उनके दबदबे की वजह से 1905 में सारा क्रेडिट डिबियर्न को दे दिया गया, जो कि अगर हम ईमानदारी से देखें तो गीसल के साथ साफ तौर पर एक नाइंसाफी थी। उस दौर में इन भारी रेडियोधर्मी तत्वों ने वैज्ञानिकों के सच में पसीने छुड़ा दिए थे। वो पूरी तरह से चकरा गए थे। मशहूर वैज्ञानिक लिसे मीटनर ने ओटो हैन को लिखे अपने खत में इस जबरदस्त उलझन को बयां किया था। उन्होंने लिखा, विस्फोट होने के विचार को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, शायद कोई शानदार स्पष्टीकरण सुझाए जा सके। सोचिए, ये वो समय था जब 20वीं सदी की शुरुआत के भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ ये देख के हैरान थे कि भारी परमाणु टूटकर बिखर कैसे सकते हैं। ये सब उनके उस समय के ज्ञान के बिल्कुल उलट था। ये उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। अब सबसे अहम बात पर आते हैं। प्रकृति में यह तत्व कितना दुर्लभ है, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लगाया जा सकता है कि यूरेनियम अयस्क के पूरे 1 टन में, ध्यान दीजिएगा, पूरे 1 टन में मुश्किल से केवल 0.2 मिलीग्राम एक्टीनियम 227 छुपा होता है। बस इतना सा। ये बात इसे हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे दुर्लभ तत्वों में से एक बना देती है। मतलब इतनी कम मात्रा को प्राकृतिक रूप से खोजना और उसे अलग करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो फिर इतनी भयंकर कमी के बावजूद भी हम इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं? खैर, यहीं पर आधुनिक विज्ञान काम आता है। वैज्ञानिक अब इसे प्रकृति में खोजने के बजाय सीधे कृत्रिम रूप से बनाते हैं। आजकल परमाणु रिएक्टरों के अंदर रेडियम 226 पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। जब रेडियम 226 एक न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है तो वो रेडियम 227 में बदल जाता है। इसके फौरन बाद बहुत ही तेजी से बीटा डीके यानी बीटा क्षय होता है, और ये हमारे काम के एक्टीनियम 227 में बदल जाता है। अंत में कुछ बहुत ही खास तरह के सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करके इसे इसके एकदम शुद्ध रूप में निकाल लिया जाता है। समस्या का शानदार समाधान, है ना? अब ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक ही तत्व के अलग अलग रूप बिल्कुल अलग अलग कमाल कर सकते हैं। एक तरफ हमारे पास एक्टीनियम 227 है, जिसकी हाफ लाइफ यानी अर्धायु लगभग 22 साल है, और ये मुख्य रूप से बीटा कण उत्सर्जित करता है।
वहीं दूसरी तरफ इसका एक और बेहद खास समस्थानिक या आइसोटोप है एक्टीनियम 225। इसकी अर्धायु सिर्फ 10 दिन है और ये भारी अल्फा कण छोड़ता है, और दोनों के काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चलिए पहले एक्टीनियम 227 की बात करते हैं। इसका इस्तेमाल एक बहुत ही अनोखे काम में होता है। महासागरों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक गहरे समुद्र के पानी की हलचल को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। होता यह है कि समुद्र के तल पर जमा होने वाले कुछ अन्य तत्वों से एक्टीनियम 227 बनता है और फिर बहुत ही धीरे धीरे ऊपर की ओर पानी में घुलता रहता है। इसकी मात्रा को मापकर वैज्ञानिक गहरे समुद्र की बहुत ही धीमी और ऊपर की तरफ उठने वाली गति का एक बेहद सटीक मॉडल तैयार कर लेते हैं। और आपको बता दूं, ये जानकारी जलवायु परिवर्तन को समझने में हमारी बहुत बड़ी मदद कर रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्टिनियम 225 की कहानी पूरी तरह से जीवन बचाने वाली है। इसे टारगेटेड अल्फा थेरेपी या संक्षेप में TAT कहा जाता है। इसके काम करने का तरीका सचमुच हैरान कर देने वाला है। इसमें एक्टिनियम 225 को डोटा जैसे एक खास चिलेटिंग एजेंट की मदद से एक एंटीबॉडी के साथ मजबूती से बांध दिया जाता है। जब इस दवा को मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो ये एंटीबॉडी बिल्कुल किसी स्मार्ट बॉम्ब की तरह काम करती है। ये सीधे शरीर में कैंसर कोशिकाओं को खोजती है और सिर्फ उन्हीं से जाकर चिपक जाती है। फिर एक्टिनियम अपना काम शुरू करता है और शक्तिशाली अल्फा कण दागता है जो कैंसर को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात, आखिर में जो तत्व शरीर में बचता है वो है बिस्मथ 209, जो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। ये सच में मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, स्तन कैंसर और ख़ास तौर पर प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को इस तकनीक के साथ सफलतापूर्वक निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, पुरानी रेडियोथेरेपी में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रेडियोधर्मी सामग्री हड्डियों में जमा हो जाती थी, जिससे मरीजों को नई बीमारियां होने का खतरा मंडराता रहता था। लेकिन इस एकदम सटीक टारगेटेड थेरेपी ने उस भयानक समस्या को लगभग खत्म ही कर दिया है। ये थेरेपी सचमुच एक वरदान है और लोगों की जान बचा रही है। एक्टिनियम का ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सोचें तो आवर्त सारणी के सबसे दुर्लभ, सबसे अधिक अस्थिर और खतरनाक रेडियोधर्मी कोनों में ऐसे और कौन-कौन से बड़े रहस्य छुपे बैठे हैं जो शायद कल को मानव जीवन बचाने के काम आ सकें। ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा तत्व जो कभी सिर्फ अंधेरे में अपनी विनाशकारी नीली चमक बिखेरने के लिए जाना जाता था, आज वही शरीर के भीतर जाकर एक सटीक जीवन रक्षक हथियार बन चुका है। विज्ञान की इन चरम सीमाओं पर खोज करने का यही तो सबसे बड़ा रोमांच है। तो अगली बार जब भी पीरियोडिक टेबल पर नजर पड़े तो याद रखिएगा कि उन अनजान कोनों में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।